इट्स गुरु लर्नर, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सारे लोग? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, कैसे हो आप लोग? प्लीज अगर कैमरा ऑन नहीं है तो कैमरा ऑन कर लो। थोड़ा सा इंटरेक्शन करेंगे हम लोग, थोड़ी सी बातचीत करेंगे, उसके बाद हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। कैसे हो सारे लोग? बढ़िया बढ़िया। तो वेलकम बैक गाइस टू अनदर ब्लॉकबस्टर संडे स्पेशल सेशन। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हर संडे हम एक बहुत ही स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं जहां पर हम आपके स्किल्स को डेवलप करते हैं और साथ ही साथ हम कुछ नई नई चीजें सीखते हैं। कुछ ऐसी स्किल्स को डेवलप करते हैं जो आने वाले टाइम में हमारे लिए बहुत काम आने वाली हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कितने लोग ऐसे बैठे हैं, यहाँ पे अभी लगभग 150 लोग हैं, अभी और भी आएंगे। तो यहाँ पर कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो पिछले सारे संडे स्पेशल सेशन अटेंड कर चुके हैं? हाउ मेनी पीपल आर देयर जिन्होंने सारे संडे स्पेशल सेशन अटेंड करें? लेट मी नो इन चैट सेक्शन। थोड़ा जल्दी जल्दी बताओ यार। ठीक है। कुछ लोग नए हैं, कुछ का पहला सेशन है, कुछ का दूसरा है, कुछ सारे ही सेशन अटेंड कर चुके हैं। चलो, अभी मैं जल्दी से ये जानना चाहता हूँ गाइस कि आज का, इससे पहले जो दो सेशन हमने करे उसका थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। अगर आपने इससे पहले वाले दो सेशन अटेंड नहीं करे तो वो जरूर अटेंड कर लेना। पहला हमने किया था, इसके पहले से पहले जो हमने किया था वो किया था पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर, कि कैसे आप अपना पर्सनल ब्रांड स्टैब्लिश कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर। फिर हमने दूसरा जो सेशन किया था वो इस पे किया था कि सोशल मीडिया में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके लिए हो सकती हैं, सोशल मीडिया किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो पिछले दो सेशन अगर आप लोगों ने अटेंड किया तो उसमें से अगर आप लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन किया होगा तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आएंगे। तो आज मैं जानना चाहता हूँ गाइस आप लोगों से कि आज का जो हम सेशन कर रहे हैं उसका टॉपिक क्या है। हाउ मेनी पीपल नोज अबाउट कि आज के सेशन का क्या टॉपिक है? एवरीबॉडी इन द चैट, आज के सेशन का क्या टॉपिक होने वाला है? आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू टेल मी, आज का सेशन है तो उसका टॉपिक क्या है? जल्दी जल्दी बताओ यार, सारे लोग बताओ। 150 लोग, 200 लोग हो गए हैं यार, तो 200 लोग तो कम से कम फटाफट से टाइप करो ना, क्या हुआ है, क्या किस चीज पे सेशन कर रहे हैं आज हम? ओके 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 ओके। सो बेसिकली आज हम सेशन कर रहे हैं कि हम कैसे इंस्टाग्राम पे क्रिएटर बन सकते हैं और किस तरह से हम इंस्टाग्राम को मोनेटाइज कर सकते हैं। मतलब कि क्रिएटर बनने के बाद हम क्या क्या ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अपना इनकम स्ट्रीम बिल्ड कर सकते हैं। सो जानने के लिए सारे लोग रेडी हो? तो इफ यू गाइज आर रेडी देन टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन। टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स। और तो और मुझे ये भी बताओ कि आज का जो सेशन कंडक्ट करने आ रही हैं उनको कितने लोग जानते हैं, उनको कितने लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं? हाउ मेनी पीपल नोज अबाउट हर? और उनका नाम मुझे चैट सेक्शन में बताओ फटाफट से कि क्या नाम है जो आज का सेशन हमारे लिए कंडक्ट करने आ रही है। व्हाट्स हर नेम? व्हाट्स हर नेम एवरीबॉडी? ओके। यार जल्दी जल्दी टाइप करो यार, मतलब बिल्कुल भी ऐसे डल सी फिजियोलॉजी लेकर मत बैठो सेशन में, वरना मजा नहीं आएगा। और जितने लोग कैमरा ऑफ करके बैठ गए हैं प्लीज कैमरा ऑन कर लो, प्लीज कैमरा ऑन कर लो। अदरवाइज सेशन इंटरैक्टिव नहीं होगा तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है। Vivo 123, पूजा, हर्षद, तारा, अजय, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। चलो, अब फटाफट से हम अपनी जो भी आज की ट्रेनर है उनको इनवाइट करेंगे। तो इनवाइट करने के लिए जो हम हमेशा करते हैं, चैट बॉक्स पे टाइप कर दीजिए CLAP क्लैप, सो दैट वी कैन इनवाइट मिस रसलीन ग्रोवर जो आज के सेशन को कंडक्ट करेंगी। कम ऑन एवरीबॉडी, टाइप CLAP क्लैप इन द चैट बॉक्स। कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीबॉडी। जल्दी 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 टाइप कर दो। सो रसलीन, आई हैव मेड यू द को होस्ट। Now you can start the session right from here and you can carry on the session. Sure, sure. First of all, thank you so much everybody for joining the session. And I hope सबके लिए ये session useful होएगा because मैं काफी tips and tricks share करने वाली हूँ कि content creator कैसे बनते हैं और अपने Instagram को monetize कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं। I will just share my screen. एक second मैं whiteboard कर लूँ switch. मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है? Yes, Rasleen, yeah, we can see your Okay, screen. okay, great, great, great. ठीक है।
तो रिसेंटली मैंने एक स्टैट पढ़ा था कि पिछले साल 2022 में करीबन 8 करोड़ लोग कंटेंट क्रिएटर बन चुके हैं, ऑलमोस्ट 8 करोड़ पीपल। ठीक है, थोड़ा सा ग्लिच हो रहा है आई थिंक स्क्रीन पे। आई गेस रसलीन देयर इज ये जो उसका ऑप्शन है ना वो ऑन रह गया है, तो आप एक बार एनोटेशंस ऑफ कर दोगे क्या? एक सेकेंड, एक सेकेंड। वहां पे आपको एक ऑप्शन आएगा एनोटेशन को ऑफ करने का। अनएबल टू फाइंड इट। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। जब आप स्क्रीन शेयर करोगे ना तो वहां पे एक ऑप्शन आएगा आपको एनोटेशन एक ऑफ सेकेंड, करने का। मैं एक बार देख सकती हूँ। प्लीज गाइस, जितने भी लोग स्केच कर रहे हो ना, प्लीज मत करो, क्योंकि सेशन आप लोगों के लिए कंडक्ट कर रहे हैं। आप नहीं, लोग आई ही आई एम नॉट एबल टू गेट द सेशन, बट लेट मी जस्ट स्टार्ट। अगर आप अपने एंड से ऑफ कर सकते हो तो कर लो। लेट मी जस्ट स्टार्ट द सेशन। तो आई वाज रीडिंग अ स्टैट जिसमें लिखा हुआ था कि पिछले साल 8 करोड़ लोग कंटेंट क्रिएटर थे और इस साल वो नंबर 10 करोड़ तक चला जाएगा। तो बहुत लोग कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, एंड इधर बाय चॉइस या फोर्स आप सबको कंटेंट क्रिएटर बनना पड़ेगा आने वाले सालों में, बिकॉज एवरीथिंग विल बी डिजिटल, एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन। ठीक है, तो कंटेंट क्रिएटर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं, यूट्यूब पे होता है, लिंक्डइन पे होता है, ट्विटर पे होता है, बट आज हम इंस्टाग्राम की बात करेंगे क्योंकि वो मैंने क्रैक किया हुआ है एंड वहां पे मेरे 100K प्लस फॉलोअर्स है। तो सबसे पहला रूल कंटेंट क्रिएटर बनने का ये है कि आपको पहले अपनी ऑडियंस चूज करनी है। आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होएगी? वो बच्चे हो सकते हैं, वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, वो वो उससे बड़े लोग हो सकते हैं। तो आपको पहले अपनी ऑडियंस चूज करनी है। जब आप ऑडियंस अपनी चूज कर लोगे उसके बाद अपनी आप नीश चूज करोगे। आपको कैसा कंटेंट बनाना है? जैसे अगर आप मेरा कंटेंट देखोगे तो मैं इंफोटेनमेंट स्पेस में कंटेंट बनाती हूँ। मैं बच्चों को बताती हूँ कौन से कोर्सेज करने चाहिए, कहाँ से उन्हें जॉब्स मिलेगी, कहाँ से उन्हें इंटर्नशिप मिलेगी, कि कौन सी वेबसाइट से वो बाहर जा सकते हैं। तो मैं इंफोटेनमेंट कंटेंट बनाती हूँ। बहुत क्रिएटर्स है जो फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, बहुत क्रिएटर्स है जो डांस रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। तो आपको पहले अपनी टारगेट ऑडियंस चूज करनी है कि आप कौन सी टारगेट ऑडियंस को हिट कर रहे हो। जैसे मैं स्टूडेंट्स को कर रही हूँ, वो आपको डिसाइड करना है। एंड उसके बाद आपको अपनी नीश डिसाइड करनी है। अब नीश आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? सो देयर आर वेरियस वेज। जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, जो भी आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, चाहे आपको मार्केटिंग अच्छे से आती है, फाइनेंस अच्छे से आता है, या आपको डांस करना बहुत अच्छा लगता है, तो वो आपकी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है। तो आपको उसको लेके अपनी नीश बनानी है। क्योंकि अगर आपके पास नीश नहीं होगी, अगर आप बहुत जनरल कंटेंट बनाते हो तो कोई भी आपको फॉलो नहीं करेगा। बट कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए आपके पास जिससे आप अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर पाओ इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स के बीच में। तो वो नीश पिक करना बहुत जरूरी है। तो मैंने वो नीश पिक करी थी कि मैं अपनी स्टडी अब्रॉड की जर्नी शेयर करूंगी बच्चों के साथ। एंड वो ऑडियंस को बहुत अच्छा लगा कि मैं वो एक डिफरेंट एंगल लेके आ रही हूँ, एंड उन्हें वो बहुत पसंद आया। तो कंटेंट क्रिएशन शुरू करने से पहले आपको ये दो तीन चीजें माइंड में रखनी है। पहला, आपको अपनी टारगेट ऑडियंस डिसाइड करनी है। अब वो आपकी नीश पे बहुत डिपेंड होएगा कि आपकी नीश कौन सी है। अगर सपोजली आपको फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाना है तो आपकी टारगेट ऑडियंस होगी 24 to 35 की रेंज में, जो थोड़े से बड़े लोग हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, जिनको अपना पर्सनल फाइनेंस मैनेज करना नहीं आता है, तो वो लोग होंगे। लेकिन अगर आपको कॉलेज स्टूडेंट्स को टारगेट करना है तो आपकी टारगेट ऑडियंस होगी 18 to 24 वाली रेंज में, जो मेरी रेंज भी है। तो उसमें आप कॉलेज ऑडियंस को टारगेट करोगे, आप उनके बारे में, उनके अराउंड रील्स बनाओगे। ठीक है, तो मैंने अपनी टारगेट ऑडियंस चूज करी थी कॉलेज स्टूडेंट्स, एंड मैं उनके अराउंड ही कंटेंट बनाने लग गई थी। सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट। एंड तीसरा पॉइंट ये है कि ये डिसाइड करने के बाद कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है एंड आपका नीश क्या है, आपको 6 महीने का कंटेंट प्लान बनाना है। अब बहुत लोग मेरे पास आते हैं और बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि यार कंटेंट क्रिएटर बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है ग्रो करने को, इतने क्रिएटर्स हो गए हैं, तो क्या हम रियली ग्रो कर पाएंगे, क्या हम स्टैंड आउट कर पाएंगे कि नहीं? देखो, आप कुछ भी नया शुरू करते हो तो आपको मिनिमम 6 मंथ्स का टाइम पीरियड आपको देना चाहिए खुद को। क्योंकि 6 महीने में आप बहुत चीजें एक्सपेरिमेंट कर पाते हो, आप बहुत चीजों में सक्सेसफुल होगे, बहुत चीजों में फेल होगे, आपको बहुत सारे सेटबैक्स मिलेंगे।
बट वो 6 महीने का टाइम फ्रेम आपको बहुत कुछ सिखाएगा कि आपने क्या सही किया है, क्या आपने गलत किया है। तो वो 6 महीने जब आप चीजें एक्सपेरिमेंट करोगे इंस्टाग्राम पे, तब आपको रियलाइज होएगा कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ और क्या मैं सही कर रहा हूँ। तो 6 महीने का कंटेंट प्लान बनाओ अपना। पहले नीश डिसाइड करो, अपनी टारगेट ऑडियंस डिसाइड करो, एंड उसके बाद 6 महीने का कंटेंट प्लान बनाओ। अब वो कैसे बनाते हैं? तो पहले जो भी आप नीश डिसाइड करोगे, और ये मैंने भी किया था जब मैंने अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू करी थी 1 साल पहले, एंड विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स जब मैंने कंटेंट प्लान बना दिया था, मेरे 0 to 100 के हिट हो गए थे सिर्फ 6 महीने में, एंड इन रिकॉर्ड टाइम ऑनेस्टली। उस टाइम पे इंस्टाग्राम, एंड इट वाज इन कोविड, इट वाज 2021, तो काफी क्रिएटर्स आ चुके थे मार्केट में, बट मैंने उसकी काफी बाद शुरू किया था, तो मैंने ट्रेंड पे काफी लेट आई थी मैं। बट हाँ, तो वी वर टॉकिंग अबाउट कि कंटेंट प्लान कैसे बनाएंगे हम। जो भी आपके नीश के क्रिएटर्स है, जैसे मेरी इंफोटेनमेंट नीश है, मैं एजुकेशन कंटेंट बनाती हूँ, तो उसमें मैंने अपने नीश के क्रिएटर्स को देखना शुरू किया कि वो कैसी वीडियोस बना रहे हैं एंड कैसी वीडियोस चल रही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी द कंटेंट बिफोर यू स्टार्ट मेकिंग कंटेंट। जब तक आप कंटेंट कंज्यूम नहीं करोगे, कंटेंट को पढ़ोगे नहीं, तब तक आप कंटेंट बना भी नहीं सकते हो। तो कंटेंट कंजम्पशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए कहा जाता है क्रिएटर्स को, जैसा कंटेंट आप कंज्यूम करते हो वैसा ही कंटेंट आप बनाते हो। तो मेरी नीश जैसे इंफोटेनमेंट थी, तो मैं वैसा ही कंटेंट कंज्यूम करने लग गई, एंड मेरे लिए वो बहुत बेनिफिट हुआ, बिकॉज जब मैं कंटेंट बनाने लग गई तो मुझे आइडिया मिला कि अच्छा ये एक टेम्पलेट है। क्योंकि ऑब्वियसली मैं पहली क्रिएटर तो हूँ नहीं, मेरे से पहले भी बहुत आए और मेरे बाद भी बहुत लोग आएंगे। तो एक फ्रेमवर्क अगर किसी बड़े क्रिएटर ने बना के दिया हुआ है, तो उसमें फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है, मुझे ये लगता है। तो मैंने वो कंटेंट टेम्पलेट फॉलो किया जो भी मेरे नीश के क्रिएटर्स थे, एंड उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। तो मैंने 6 महीने, मैंने 2-3 महीने कंटेंट उनका देखा, एंड उसके बाद मैंने अपने चैनल के लिए 6 महीने का कंटेंट प्लान बनाया। ऑब्वियसली उस टाइम पे रील्स बहुत चल रही थी, तो मैंने रील्स से ही शुरू किया, फिर धीरे धीरे पोस्ट भी मैं डालने लगी, लाइव सेशंस भी मैं करने लग गई। तो मैंने ऐसा कंटेंट प्लान बनाया जिसमें रील्स ज्यादा थी, रील्स की कंसिस्टेंसी ज्यादा थी। धीरे धीरे देन आई स्टार्टेड बैलेंसिंग आउट विद पोस्ट, इंस्टाग्राम रील्स, इंस्टाग्राम स्टोरीज एज वेल, एंड स्टोरीज की फिर अलग अलग हाईलाइट भी बना दी। और ये पैटर्न मैंने अक्रॉस डिफरेंट कंटेंट क्रिएटर्स के पेजेस पे देखा कि कंसिस्टेंसी इज द किंग। और इसके बारे में बहुत क्रिएटर्स बात करेंगे, बट बिना कंसिस्टेंसी के, एंड ये सच भी है और ये मैंने अपने केस में भी देखा है, जब 6 महीने में रेगुलरली कंटेंट डालने लग गई और उससे पहले जब नहीं डालती थी, आई कुड सी दैट मैसिव डिफरेंस एंड ग्रोथ ऑन माई पेज एज वेल। जब मैं कंसिस्टेंट हुई, इंस्टाग्राम मतलब प्लेटफॉर्म को भी पता होता है कौन क्रिएटर कंसिस्टेंट है और कौन क्रिएटर कंसिस्टेंट नहीं है। तो जब आप रेगुलरली रील्स डाल रहे हो, जब आप रेगुलरली कंटेंट पुश कर रहे हो, अपना लाइव लेके जा रहे हो, तो प्लेटफॉर्म भी आपका कंटेंट पुश करेगा, एक्सप्लोर पेज पे आएगा आपका कंटेंट पेज, एंड और लोग फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट रूल इज, आप अपना कंटेंट प्लान बनाओ 6 महीने का, जिसमें सबसे पहला रूल ये होना चाहिए कि आपको कंसिस्टेंट होना है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं होगे, तो फिर आप चैनल ग्रो कर ही नहीं पाओगे, चाहे आपका 6 महीने का प्लान हो या 1 साल का प्लान हो। तो कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। नंबर 2, जब आप दूसरे क्रिएटर्स का कंटेंट देख रहे हो एंड वो सेम टेम्पलेट फॉलो कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि वो सेम चीजें, सारी चीजें चलेगी। कई चीजें चलेगी, कई चीजें नहीं चलेगी आपके पेज पे। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट इज वर्किंग ऑन योर पेज एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग। इसे कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। आप बहुत चीजें इंप्लीमेंट करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, बट वो आपके पेज पे नहीं चलेगी। मेरी नीश पे इनिशियली सब लोग म्यूजिकल रील्स बनाते थे, तो मैंने म्यूजिकल रील से शुरू किया था, बट एक पॉइंट आया जब इंस्टाग्राम ने म्यूजिकल रील्स पुश करना बंद कर दिया, तो आई हैड टू मेक दैट स्विच टू स्पीकिंग रील्स। तो आपको वो ट्रायल एंड एरर करके ही पता लगेगा क्या चल रहा है पेज पे और क्या नहीं चल रहा है। तो कंसिस्टेंसी पहली चीज है। दूसरा, ट्रायल एंड एरर। कंटेंट प्लान में ये इंक्लूड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, अगर आप ट्रेंड्स पे हॉप नहीं करोगे, अगर आप अपना कंटेंट स्टाइल टाइम बाय टाइम चेंज नहीं करोगे, तो आप स्टक हो जाओगे एंड आपकी ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाएगी, फिर आप ग्रो नहीं करोगे। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मुझे और भी बहुत फेलो क्रिएटर्स ने बताया था जिन्होंने मेरे से पहले कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था, वो है स्टोरी टेलिंग। अब स्टोरी टेलिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंटेंट क्रिएशन, एंड स्पेशली अगर आपको ऑडियंस को इनग्रोस रखना है, हुक रखना है आपकी वीडियोस पे। अब अगर कोई मेरी वीडियो देखने आता है, तो मैं स्टार्टिंग के 10 सेकंड में हुक दे देती हूँ
कि ये है 3 वेबसाइट जो तुम्हें चेक करनी चाहिए फॉर जॉब्स या फॉर इंटर्नशिप, ये 3 टिप्स है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, ये 3 टिप्स है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। तो ये स्टार्टिंग के 5 या 10 सेकंड में आपको ऑडियंस को हुक करना है, ताकि वो आपकी बाकी की 30 या 40 सेकंड या 50 सेकंड की रील देखे। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप वैसे उस वे में बताओगे नहीं तो ऑडियंस आपकी रिटेन नहीं करेगी, ऑडियंस स्किप करती जाएगी आपकी रील्स, क्योंकि वैसे भी हम जानते हैं कि हमारा अटेंशन स्पैन कितना कम हो चुका है। एंड क्योंकि अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है तो हम लॉन्ग फॉर्म वीडियोस देख नहीं पाते हैं। पहले हम सिर्फ यूट्यूब पे क्रिएटर्स को देखते थे, फिर शॉर्ट फॉर्म वीडियोस आई, रील्स आई, अब यूट्यूब शॉर्ट्स आ चुके हैं। तो धीरे धीरे हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो रहा है। तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस कि हम ऑडियंस को पहले 10 सेकंड में ही हुक कर ले। अगर पहले 10 सेकंड में आपका हुक कैसा हुआ, आपका टाइटल ऐसा हुआ कंटेंट का, तो वो देखेंगे रील और वो शेयर करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मेरे लिए भी एक लेसन ही था जब मैंने शुरू किया था, क्योंकि ये मुझे समझ नहीं आया था। जब मेरे रील्स पे व्यूज नहीं आते थे तो मुझे लगता था कि यार नहीं, कि मे बी एल्गोरिदम में कोई प्रॉब्लम है, कि मैं कंटेंट अच्छा नहीं बना रही हूँ। बट इट वाज ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग। आप अपनी स्क्रिप्ट को कैसे बताते हो और कैसे नरेट करते हो, उससे बहुत डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट चलेगा या नहीं चलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स है, जब मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था मुझे क्रिएटर्स ने बताए थे। बट यहाँ पे लिमिटेड नहीं होएंगे हम, मैं आपको और भी कुछ अपने टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी कि 6 महीने में मैंने अपना इंस्टाग्राम फॉलोअर ग्रोथ कैसे बढ़ाई 100K तक, एंड मैंने कैसे मोनेटाइज किया, और अब मंथली मेरा बहुत अच्छा रेवेन्यू हो जाता है सिर्फ इंस्टाग्राम से। मैं और प्लेटफॉर्म्स की तो बात भी नहीं कर रही हूँ अभी। तो मैंने बात करी स्टोरी टेलिंग की, कंसिस्टेंसी की। अब मैं आपको बताऊंगी कि जैसे मैंने रील्स बनाना शुरू किया था, मैंने बहुत इग्नोर, हाँ सॉरी कंटिन्यू। रसलीन, एक एक्चुअली टीम से मैंने करवाया है अभी, तो आप एक बार वापस से शेयर श्योर, करके देख लो। इफ इट वर्क्स, अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू लाइक दैट। श्योर, लेट मी जस्ट। एंड अदरवाइज अगर फिर भी कोई इशू है ना, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा, 3 डॉट्स होंगे या कुछ ऐसा, बर्गर कॉलम टाइप में हम्म। होगा, तो उसमें लिखा होगा एनोटेशन ऑफ, ऐसा कुछ करके। टर्न ऑफ एनोटेशन या एनोटेशन का कोई ऑप्शन ऐसा होगा उसमें, आप एक बार देख लेना। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। ओके। नहीं नहीं, इट इज स्टिल गोइंग ऑन, सो मैंने ऊपर तो क्लिक किया है, बट आई एम अनएबल टू फाइंड दैट 3 डॉट्स वाला फॉर सम रीजन, दैट ऑप्शन। जस्ट गेटिंग वर्जन हिस्ट्री, ग्रेड व्यू, फाइंड। नीचे भी कोई ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा आपको? नहीं, मे बी एक बिकॉज आई एम सेकेंड। ज्वाइन फ्रॉम माई टैब, तो ये रीजन है क्या? हाँ, मे बी इट कैन बी रीजन। Maybe because I'm not joined from my laptop. या इट कैन बी अ रीजन, या। तो इसको ठीक आप है। ऑफ So कर दो what I अगर। will do is, हम्म। yeah. So let me do one thing. After the session, I have created a PPT which is in my laptop. Actually, my laptop crashed in the afternoon. तो मैं वो PPT हम्म, share कर दूंगी. You can share it with the students. That is something which we ठीक है। can do. ओके, ऑल Yeah, राइट ऑल राइट। yeah, sure. So yes, I was at, जब मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि अपने कंटेंट पे फोकस करो, स्टैंड अलोन कंटेंट बनाओ। तो मैंने कोलैबोरेशंस को बहुत इग्नोर किया था। बट अ मेजर पार्ट ऑफ कंटेंट क्रिएशन इज आल्सो क्रॉस कोलैबोरेशन विद डिफरेंट क्रिएटर्स। अगर आपको आपका पेज ग्रो करवाना है तो पीपीटी में शेयर कर दूंगी यार, आफ्टर द सेशन मैं सबके साथ पीपीटी शेयर कर दूंगी जिसमें पूरी स्ट्रैटेजी लिखी हुई है, मेरा 6 मंथ का कंटेंट प्लान विच आई शेयर इट। ठीक है। तो जब मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था तब मैंने कोलैबोरेशन से बिल्कुल भी फोकस नहीं किया था, जो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। लेकिन वो गलती आप ना करो, इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। जब आप कंटेंट बनाना शुरू करते हो, आपको 1-2 महीना हो जाता है, तो आपको वो जरूरी होता है कि आप क्रॉस कोलैबोरेशन करो दूसरे क्रिएटर्स के साथ, ताकि आपका पेज भी ग्रो करे एंड रीच आउट टू पीपल जो आपसे फॉलोअर काउंट में थोड़े बड़े हैं। अगर आपके 20,000 फॉलोअर्स है तो आप किसी और को रीच आउट करो जिसके 50,000 है या जिसके 100K है, ताकि जब आप क्रॉस कोलैबोरेशन करो तो आपका पेज भी ग्रो करे साथ में।
तो कोलैबोरेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ग्रोइंग योर इंस्टाग्राम पेज। अगर आप कोलैबोरेट नहीं करोगे तो एक पॉइंट के बाद आप स्टक हो जाओगे, आपकी ग्रोथ बहुत स्टैग्नेंट हो जाएगी। चाहे आप जितना भी ट्रेंड्स पे हॉप कर लो, जितना भी अपना कंटेंट रीइन्वेंट कर लो, बट अगर आप कोलैबोरेट नहीं करोगे, क्रॉस कोलैबोरेशंस करते ही क्रिएटर्स, इसलिए अगर आपने देखा होगा बहुत फाइनेंस के क्रिएटर्स है वो क्रॉस कोलैबोरेशन करते हैं ताकि उनकी ऑडियंस और जो आपकी ऑडियंस है वो ओवरलैप करे। ऑडियंस अगर साथ में आएगी, उनको भी पता लगेगा कि अच्छा ये एक दूसरा कंटेंट क्रिएटर है, इसको भी मैं फॉलो कर सकता हूँ। दूसरे की ऑडियंस को भी लगेगा हाँ एक नया कंटेंट क्रिएटर है, मैं इसका कंटेंट स्टाइल भी देख सकता हूँ। तो बहुत जरूरी है कि हम क्रॉस कोलैबोरेशन पे भी फोकस करें जब हम कंटेंट क्रिएशन करना शुरू कर रहे हैं। चौथा पॉइंट ये है कि हम हमेशा ना ट्रेंड्स पे हॉप कर जाते हैं कि अच्छा ये ट्रेंड हो रहा है, ये ये रील चल रही है, अभी ये स्टाइल चल रहा है, अभी ये फिल्टर चल रहा है, तो चलो हमें भी ये अपने पेज पे करना पड़ेगा। बट वो जरूरी नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए, बट वो आई वोंट से कि इट प्लेज अ मेजर रोल इन गेटिंग फॉलोअर्स और इन गेटिंग योर फर्स्ट ब्रांड। क्योंकि जब आप अपना कंटेंट, जो भी आपकी नीश का कंटेंट है, जैसे मेरी नीश इंफोटेनमेंट है, तो अब मैं इंफोटेनमेंट नीश में हर ट्रेंड फॉलो नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि दैट इज नॉट हाउ माई पेज रियली वर्क्स। तो आपको वो एक बाउंड्री ड्रॉ करनी पड़ेगी जहां पे यू हैव टू मेक दैट कॉल कि आप अपना कंटेंट जो बना रहे हो वो ठीक है, बट कहाँ पे आप ट्रेंड्स फॉलो करना चाहते हो एंड कहाँ पे आपको सिर्फ अपने कंटेंट पे फोकस करना है जो आपका कंटेंट टेम्पलेट है। क्योंकि उससे बहुत फर्क पड़ता है। जो आपका कंटेंट टेम्पलेट है जरूरी नहीं है वो ट्रेंड्स के साथ मैच हो, बट अगर वो नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर ट्रेंड यूज करना है, आपको हर ट्रेंड एग्जीक्यूट करना है अपने कंटेंट पेज पे। ठीक है। तो ये भी एक मैंने गलती करी थी जब मैंने शुरू किया था कंटेंट क्रिएशन। तो मुझे लगता था हाँ मुझे हर म्यूजिकल रील बना लेनी चाहिए, बट उससे क्या होता है, यू लूज क्रेडिबिलिटी एज अ क्रिएटर। जब आप हर चीज ट्रेंड के लिए करने लगते हो तो आपकी ऑडियंस बोलती है कि यार आप तो सिर्फ ट्रेंड के लिए कंटेंट बना रहे हो, आप तो उनको हेल्प करने के लिए बना ही नहीं रहे हो। तो कभी भी ट्रेंड के पीछे मत भागो। ऑलवेज रन आफ्टर क्वालिटी ऑफ कंटेंट। आप अपनी ऑडियंस को अगर वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहे हो तो ओवरऑल आपकी ऑडियंस बढ़ेगी ही लॉन्ग रन में। एंड इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये 6 पॉइंट ले लो, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट रन आफ्टर जस्ट फॉलोअर काउंट। क्योंकि बहुत क्रिएटर्स है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पिछले साल 8 करोड़ क्रिएटर थे और इस साल 10 करोड़ क्रिएटर हो जाएंगे। तो बहुत क्रिएटर्स है जिनके फॉलोअर्स है, बहुत क्रिएटर्स है जो फेक फॉलोअर्स खरीद सकते हैं। उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उससे आप अपने ब्रांड को, अपना आपका जो इंस्टाग्राम पेज है उसे आप मोनेटाइज नहीं कर पाओगे। क्योंकि ब्रांड सिर्फ उस क्रिएटर के पास आएगा जिसके पास एक बहुत अच्छी कम्युनिटी है, जिनके पास वो फॉलोअर काउंट सिर्फ नाम के लिए नहीं है बट उनके फॉलोअर्स उनके लिए हमेशा है। तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो अगर आपके 100K है लेकिन आपके रील पे व्यूज सिर्फ 5,000 या 10,000 आ रहे हैं, तो आपकी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है ही नहीं। आपके फॉलोअर सिर्फ ट्रेंड के उससे आगे कि अच्छा आपकी 2-3 रील वायरल चली गई जो आपने ट्रेंड फॉलो किया, लेकिन उसके बाद वो ऑडियंस कभी कन्वर्ट कर ही नहीं पाएगी। कल को अगर आपको कोई ब्रांड बनाना हो, कोई प्रोडक्ट बनाना हो अपने बिजनेस से, अपने कंटेंट क्रिएशन से, तो आप कभी कर ही नहीं पाओगे क्योंकि वो जनता कभी कन्वर्ट होएगी नहीं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन पर्सनल ब्रांडिंग एंड एट द सेम टाइम सिर्फ फॉलोअर काउंट पे मत पीछे भागो। इट इज इंपॉर्टेंट टू बिल्ड स्टूडेंट्स कम्युनिटी। जब तक आप वो अपनी कम्युनिटी नहीं बनाओगे, फॉलोअरशिप नहीं बनाओगे, तो नंबर अगर आपके 100 के हो, 200 के हो, 300 के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ब्रांड को। तो एक अच्छी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए आप हमेशा ट्रेंड के पीछे नहीं भागोगे। आप वैसा कंटेंट बनाओगे जो आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस के लिए वो वैल्यू एडिशन होएगा। चाहे हम किसी भी नीश की बात करें, आप कोई भी सेक्टर चूज कर लो, चाहे वो इंफोटेनमेंट हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो डांस रिलेटेड रील्स हो, म्यूजिकल रील्स हो, कुकिंग वीडियोस हो, कुछ भी कंटेंट हो सकता है। बहुत अलग अलग नीश के कंटेंट लोग बनाते हैं, कोई फूड ब्लॉगर है, कोई ट्रैवल ब्लॉगर है, कोई भी नीश हो सकती है। बट मेक श्योर कि आप सिर्फ ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहे हो, आप अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करो या एजुकेट करो, बट हमेशा ट्रेंड मत फॉलो करो। तो ये कुछ थी जो गलतियां मैंने करी थी और जो गलतियां आप ना करो, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब हम आते हैं उन चीजों पे, द थिंग्स विच रियली वर्कड फॉर मी एंड विच हेल्प मी गेट 100K फॉलोअर्स इन जस्ट 6 मंथ्स। पहला जो मैंने पिछले उसमें भी बताया था पॉइंटर्स में, कंसिस्टेंसी। मैं एक दिन में 2 रील्स डालती थी,
एक सुबह डालती थी, जैसी मैं उठती थी मैं शूट करती थी, मैं डालती थी। एक सोने से पहले रात के 9-10 बजे में रील डालती थी। जब मैं इतना कंटेंट डालने लगी, अगर आप इंस्टाग्राम अपना खोलोगे, अगर आपका प्रोफेशनल अकाउंट है तो आप देखोगे इंस्टाग्राम पे ना इनसाइड्स आते हैं। तो मैंने जब अपना इनसाइड वाला पेज खोला था, उसमें आया था कि आप टॉप 5% ऑफ क्रिएटर्स में से आते हो जो रेगुलरली एंड कंसिस्टेंटली कंटेंट अपलोड करते हैं। तो जब मुझे ये पता लगा कि अच्छा मैं टॉप 5% में आती हूँ, तब मुझे रियलाइज हुआ था ना, उस टाइम पे मेरी ग्रोथ बहुत होने लग गई थी। तब मुझे रियलाइज हुआ था कि अच्छा इंस्टाग्राम में भी मेरा पेज इसीलिए पुश कर रहा है क्योंकि मैं इतना कंसिस्टेंटली कंटेंट डालती हूँ। मैं दिन में 2 रील्स डालती थी, वेरएज मेरे जो कंपेटिटर्स थे, जो फेलो क्रिएटर्स थे, वो दिन में 1 रील या हफ्ते में 2-3 रील डालते थे। तो उनकी ग्रोथ काफी कम थी, वेरएज मेरी ग्रोथ बहुत जल्दी रैपिडली बढ़ने लग गई क्योंकि मैं 2 रील्स डालती थी। एक, मैं म्यूजिकल रील डालती थी क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं म्यूजिकल ट्रेंडिंग ऑडियो में रील बनाऊंगी तो इट विल वर्क फॉर मी, एंड इट डिड। दूसरी, मैं अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए डालती थी, मैं एक स्पीकिंग रील शूट करके डालती थी। थोड़ा एफर्ट लगेगा आपको स्टार्टिंग के 2-3 महीनों में, बट इट विल डेफिनेटली पे यू ऑफ। तो सबसे पहली चीज मैंने फोकस किया था कंसिस्टेंसी पे। दूसरा मैंने फोकस किया था कि आई वॉज नॉट जस्ट रिलाइंग ऑन रील्स। मैंने 6 महीने का जो कंटेंट प्लान बनाया था वो ऐसा बनाया था जिसमें मैं रील्स डालती थी, रोज 2 रील्स, लेकिन मैं हफ्ते में एक पोस्ट डालती थी और हफ्ते में एक लाइव करती थी। इससे क्या होता था कि रील से तो मेरे फॉलोअर्स आ जाते थे, लेकिन उस फॉलोअर को एक कम्युनिटी में शिफ्ट करना, वो ट्रांजिशन करना, मैं सिर्फ लाइव के थ्रू, जो मैं इंस्टाग्राम में लाइव करती थी, इंटरैक्टिव सेशन होता था मेरे स्टूडेंट्स के साथ, उससे मेरे स्टूडेंट्स और मेरा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो गया, एक ट्रस्ट इस्टेब्लिश हो गया। जब आप एक क्रिएटर हो तो आपका ऑडियंस के साथ एक ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर ऑडियंस आपको ट्रस्ट नहीं करती है तो कल को जाके अगर मैं कुछ भी बेचना चाहूंगी तो ऑडियंस कभी खरीदेगी नहीं। तो बहुत जरूरी है कि जो भी आपके फॉलोअर्स रील के थ्रू आ रहे हैं उसे आप कन्वर्ट करो, एंड वो हमेशा वो फॉलोअर्स रहे, वो तभी रहेगी जब आप इंटरैक्ट करोगे अपने ऑडियंस से। और मैं पोस्ट डालती थी जहां पे वो अपने कमेंट्स करते थे, मैं रिप्लाई करती थी, एंड फिर एक लाइव सेशन करती थी मैं हफ्ते में एक बार, क्योंकि रोज तो नहीं कर सकते हैं, बट हफ्ते में एक बार इज अ गुड टाइम फ्रेम जब आप अपनी ऑडियंस से इंटरैक्ट भी कर सकते हो, एंड उन्हें पता भी लगेगा कि आप आप कैसे इंसान हो, आप कंटेंट के अलावा क्या करते हो। तो लिटिल बिट अबाउट टेलिंग देम अबाउट माई पर्सनल लाइफ की और मैं क्या करती हूँ अपार्ट फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन। तो ये 2 चीजें मैंने करी थी, कंसिस्टेंसी, बट एट द सेम टाइम सिर्फ रील्स पे कंसिस्टेंसी नहीं, मैं पोस्ट भी बनाने लग गई थी, एंड मैं साथ में लाइव सेशंस भी करती थी। इससे क्या होता था कि जैसे मैंने आपको बताया, मेरी ऑडियंस पूरी ही कन्वर्ट होने लग गई थी, सिर्फ फॉलोअर्स नहीं थे, वो एक स्टूडेंट कम्युनिटी बन गई थी। एंड उसके बाद मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज करी थी, जो मुझे और भी क्रिएटर्स ने ये सजेस्ट किया था, जैसे मैंने बोला, क्योंकि हम बाद में इस टॉपिक पे आए थे कि हमने बाद में इस टॉपिक में आएंगे कि हमने मोनेटाइज कैसे करा है इंस्टाग्राम। मोनेटाइजेशन के ना बहुत पार्ट्स होते हैं। तो जब मैं ये लाइव सेशंस करती थी तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अब एक अपने लिए टेलीग्राम ग्रुप भी बनाऊंगी, जिसमें मैं जितने भी मेरे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो लाइव सेशंस में आते हैं, उनको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी ऐड करूंगी। तो धीरे धीरे मैंने वो भी शुरू किया साइड पे। मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया जिसमें अभी करीबन 5,000 बच्चे हैं। वो टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया, फिर वो कम्युनिटी धीरे धीरे व्हाट्सएप पे भी आ गई, मैंने एक अलग से अपना इनिशिएटिव भी शुरू किया। तो वो कंटेंट के थ्रू ही हुआ। जरूरी नहीं है अगर आप इंस्टाग्राम पे कंटेंट बना रहे हो तो आपको इंस्टाग्राम पे ही अपनी ऑडियंस लिमिटेड करनी है। मैं ये नहीं कह रही कि अगर आपके इंस्टाग्राम पे 100K है तो आपके बाकी प्लेटफॉर्म जैसे टेलीग्राम पे भी आपके 100-200 फॉलोअर्स होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप इंस्टाग्राम के बियॉन्ड भी एज अ क्रिएटर आपको शुरू करना पड़ेगा। सोचना, अगर आपको हर चीज मोनेटाइज करनी है, अगर आपको इंस्टाग्राम के थ्रू पैसे कमाने हैं, तो मैंने वो अच्छी कम्युनिटी टेलीग्राम पे बनाई। मैं टेलीग्राम पे भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जो भी मेरी फील्ड के रिलेटेड है, जो भी ऑडियंस को चाहिए थे, स्टूडेंट्स को चाहिए थे, वो मैं शेयर करने लग गई। तो उससे बहुत हेल्प मिली मेरे स्टूडेंट्स को। ऑब्वियसली वर्ड ऑफ माउथ होता है, अगर आप टेलीग्राम पे अच्छा कंटेंट शेयर कर रहे हो तो और भी बच्चे ज्वाइन करेंगे, वो और लोगों को रेकमेंड करेंगे, रेफर करेंगे कि रस्लीन ग्रोवर का एक टेलीग्राम ग्रुप है, इसे भी ज्वाइन करो। तो मैं धीरे धीरे पैरेलली, मैं कंटेंट तो बनाती थी बट मैं साइड में मैंने टेलीग्राम ग्रुप भी अपना शुरू कर दिया कि बाद में जाके जब मेरे को मोनेटाइज करना हुआ तो ये भी एक प्लेटफॉर्म है जिससे मैं कर सकती हूँ और ब्रांड्स को पिच कर सकती हूँ। एंड इट रियली वर्क वेल फॉर मी। तो उसके बाद जब मैंने टेलीग्राम पे शिफ्ट किया तब मुझे रियलाइज हुआ कि टेलीग्राम पे बहुत बच्चे हैं, तो कभी कभी होता है कि मैं सबसे इंटरेक्ट नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने एक अलग से व्हाट्सएप पे भी कम्युनिटी बना दी। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी वही सेम रिसोर्सेज शेयर करने लग गई,
एंड बहुत बच्चों को अच्छा लगा क्योंकि बहुत लोग टेलीग्राम पे नहीं भी थे, तो उन लोगों ने वो व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर ली। तो अभी अलोंग विद माय इंस्टाग्राम में 2 पैरेलल कम्युनिटीज भी चला रही हूँ, ताकि सिर्फ फॉलोअर काउंट सिर्फ 100 के है, वो 100 के लगे ना फॉर द नेम सेक, वो एक्चुअल में मेरे स्टूडेंट्स है, वो कम्युनिटी है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, जो मैं आगे जाके ब्रांड्स को भी पिच कर सकती हूँ कि अच्छा अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है, मैं इन 2 पेजेस पे, इन 2 कम्युनिटी चैनल्स पे भी शेयर कर सकती हूँ। तो मैंने ऐसे शुरू किया था एंड 6 महीने में मैंने बहुत रील्स, कमिंग बैक टू इंस्टाग्राम, मैंने बहुत रील्स अपलोड करी, बहुत गलतियां करी, बहुत ट्रेंड्स भी फॉलो करे थे। उससे फॉलोअर काउंट तो बहुत जल्दी बढ़ गया था, बट फिर धीरे धीरे रियलाइज हुआ था कि कम्युनिटी भी बनानी है, इसीलिए फिर मैंने साइड में ये टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप शुरू किया था अपना। नाउ बहुत मेरे पास ये क्वेश्चंस आते हैं कि जब आप रील्स बनाते हो तो क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए। तो अब इसके बारे में बात करते हैं कि कैसा कंटेंट एक्चुअली में चलता है। बहुत सारे, अगर आप ब्लॉग्स पढ़ोगे, कुछ क्रिएटर्स, मतलब सब अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज शेयर कर रहे हैं। ऑनेस्टली इसका आंसर है टू ईच हिज ओन। इसका ये मतलब है कि आप जब शुरू करोगे तो आपको पता नहीं है कि आपको ये नहीं पता है कि ऑडियंस आपसे क्या चाह रही है, बट जैसे आप धीरे धीरे अपलोड करना शुरू करोगे, जितना आप कंटेंट बनाते रहोगे, उतना ही आपको समझ आता रहेगा कि ऑडियंस मेरे से क्या डिमांड कर रही है और मुझे ऑडियंस को क्या देना है। जब मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया था पिछले साल जनवरी में, तब मुझे ये नहीं पता था कि ऑडियंस को मेरे से चाहिए क्या। तब मैंने ऑब्वियसली ट्रेंड्स फॉलो करे थे, बट जब 6 महीने हो गए थे मुझे वो सेम कंटेंट बनाते बनाते, तब मुझे पता लग गया था कि क्या चीजें मेरे पेज पे चल रही है और क्या चीजें मेरे पेज पे नहीं चल रही है। तो मुझे वो स्टडी करना पड़ा था, मुझे वो एनालाइज करना पड़ा था। एज अ क्रिएटर आई थिंक आपकी वो एनालिटिकल अप्रोच बहुत मैटर करती है, क्योंकि आप सिर्फ कंटेंट फॉर द सेक ऑफ इट नहीं बना सकते। बहुत क्रिएटर्स है जो कंटेंट बनाते रहते हैं बट उनका फॉलोअर काउंट नहीं बढ़ रहा है, उनकी कम्युनिटी नहीं बन रही है, वो मोनेटाइज नहीं कर पा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि वो कंटेंट को एनालाइज नहीं कर पाते। तो जब तक आप समझोगे नहीं कि इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म आपसे क्या डिमांड कर रहा है एंड आपकी ऑडियंस आपसे क्या चाहती है, तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो मैंने वो स्टडी बहुत अच्छी करी। विद इन 3 महीने मुझे ये रियलाइज हो गया था कि ठीक है, मेरे पेज पे स्टडी अब्रॉड वाला कंटेंट बहुत चलता है और बहुत डिमांड है ऑडियंस की। तो मैंने अगले 3 महीने के लिए यही फॉलो किया कि मैं स्टडी अब्रॉड रिलेटेड रील्स ही बनाऊंगी, क्योंकि वो बहुत चल रही है, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और उसके ब्रांड्स भी बहुत ज्यादा है। ब्रांड वाले पार्ट पे हम इसके बाद आएंगे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, तो मैं स्टडी अब्रॉड कंटेंट पे ही ज्यादा डबल डाउन करूंगी, मैं वैसा कंटेंट ही बनाने लगूंगी। तो 3 महीने मैंने अपनी जेनेरिक सी स्ट्रैटेजी फॉलो करी। 3 महीने बाद मैंने उस पर डबल डाउन कर दिया जो कंटेंट मेरे पेज पे चल रहा था। मैंने स्टार्टिंग में फाइनेंस कंटेंट भी बनाया था, बट फाइनेंस कंटेंट चला नहीं था। तो 6 महीने की जो स्ट्रैटेजी थी मेरी, उसमें मैंने लिखा हुआ था कि मैं ये चीजें एक्सपेरिमेंट करूंगी। फाइनेंस उसमें से बाहर हो गया था, उसमें से करियर डेवलपमेंट बाहर हो गया था, उसमें से सिर्फ स्टडी अब्रॉड था जो मेरा चल रहा था। तो मुझे लगा ठीक है, अब 3 महीने हो गए एक्सपेरिमेंट करे हुए, अब स्टडी अब्रॉड पे ही डबल डाउन करते हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब मैं स्टडी अब्रॉड कंटेंट ही बनाऊंगी। वो जो नेक्स्ट 3 महीने मैंने स्टडी अब्रॉड कंटेंट बनाया, उससे जो मेरी मैसिव ग्रोथ हुई है, दैट इज अनपैरेलल। ऑनेस्टली मतलब मैं वो नंबर्स में क्वांटिफाई भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने खुद भी वो एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरी हर रील पे 1 मिलियन व्यूज आने लग गए थे, हर रील पे। एंड कंसिस्टेंटली ऑलमोस्ट 20 से 25 रील्स में मेरे 500 के से 1 मिलियन व्यूज टच होने लग गए थे। एकदम से फॉलोअर काउंट बहुत इंक्रीज हो गया था। बहुत नए नए जो क्रिएटर्स आए थे वो फॉलो करने लग गए थे। जो पुराने क्रिएटर्स थे, जो बहुत बड़े क्रिएटर्स, ऑलरेडी स्टैब्लिश क्रिएटर्स थे इंडस्ट्री में, उन्होंने मुझे फॉलो करना शुरू कर दिया था। तो मुझे लगा था ये स्ट्रैटेजी बहुत चल गई है। तो आपके लिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। जब आप अपनी 6 महीने की स्ट्रैटेजी बना रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो ब्लाइंड आइज फॉलो करना है। ठीक है, आपको ऑब्वियसली ट्वीक करनी है स्ट्रैटेजी, आपको रीइवैल्यूएट करना है 3-3 महीने बाद। आपको देखना है कि वेयर डू यू स्टैंड, आपका कितना प्रोग्रेस हो रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है। एंड वो ट्रायल एंड एरर से ही होएगा, जैसे मैंने पिछले मेंशन किया था। तो जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, जब तक आपको पता नहीं होएगा कि आप कैसे कौन सा कंटेंट आपका चल रहा है, आपको क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें आपको और इम्प्लीमेंट करनी है अपने पेज पे, तब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि आपकी ऑडियंस आपसे क्या डिमांड कर रही है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच रियली वर्क फॉर मी। एंड मैंने सारे पॉइंटर्स ये शेयर कर दिए कि स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ऑडियंस की लाइफ में वैल्यू क्या दे रहे हो। अब ऑब्वियसली मेरी इंफोटेनमेंट नीच थी, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि मैं
वैल्यू एडिशन कंटेंट बनाओ जिससे मेरी ऑडियंस को वैल्यू मिल रही है। बट अगर आपकी एंटरटेनमेंट नीश है, अगर आपको लोगों को हंसाना है, कॉमेडी करनी है, जो बहुत क्रिएटर्स करते हैं, तो आपको ऑब्वियसली लोगों को एंटरटेन करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हो, उनका जो डेली का स्ट्रेस है वो 2 मिनट के लिए भूल जा रहे हैं आपकी रील्स देख के, तो आई थिंक इट्स अ बिग विन फॉर यू एज अ क्रिएटर। मेरे लिए मेरा पर्पस और था कि मुझे बच्चों की हेल्प करनी थी, जिनको बाहर जाना है, जिनको अंदाजा नहीं है कि जॉब्स कैसे मिलेगी, इंटर्नशिप कैसे मिलेगी। तो मेरा कंटेंट बनाने का मोटिवेशन अलग था। आपका कुछ और हो सकता है क्योंकि आपकी नीश अलग हो सकती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनिशियली ही अपनी टारगेट ऑडियंस डिफाइन करो, अपना कंटेंट प्लान बनाओ, एंड साथ में आपको कैसा कंटेंट बनाना है वो 6 महीने का कंटेंट प्लान आप बनाओ। तो ये बहुत जरूरी है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस सेशन, विच इज कि इंस्टाग्राम मोनेटाइज कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत बच्चों को डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होती है कि यूट्यूब तो चलो, यूट्यूब पे एडसेंस होते हैं तो वो इजीली मोनेटाइज हो जाता है, लेकिन इंस्टाग्राम पे कैसे मोनेटाइज करते हैं? क्योंकि इंस्टाग्राम रील बनाने के पैसे तो देता नहीं है, तो हमें क्रिएटर्स को पैसे देता कौन है? तो क्रिएटर्स दो चीजें करते हैं। बीच में इंडिया में भी आया था, बाहर के जो क्रिएटर्स है वहां पे तो रील्स बनाने के भी पैसे मिलते हैं, बट इंडिया में बीच में आया था, इंस्टाग्राम ने बोनस निकाला था लेकिन अब वो बंद कर दिया है। तो इंडिया में क्रिएटर्स, जितने भी बड़े क्रिएटर्स है, 1 मिलियन वाले, 2 मिलियन वाले, वो पैसा कमाते कैसे हैं? देर इज अ थिंग कॉल्ड ब्रांड कोलैबोरेशन। अब ब्रांड कोलैबोरेशन क्या होता है, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। कोई भी मार्केट में नया स्टार्टअप आया है, कोई भी एक एस्टैब्लिश ब्रांड है जिनको अपना प्रोडक्ट बेचना है, वो अलग अलग मार्केटिंग टूल्स को यूज करते हैं। एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जिसमें बहुत इन्फ्लुएंसर्स है, जिनके बहुत फॉलोअर्स है, कम्युनिटी है, जिनके जो कंटेंट बनाते हैं, तो ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को एक टूल समझते हैं अपना प्रोडक्ट प्रमोट करवाने के लिए। अब कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है वो, जैसे मैंने अपनी नीश में Naukri.com, जहां से आप जॉब्स ढूंढ सकते हो, उनके साथ कोलैबोरेट किया था। अब वो मेरे पास इसलिए आए थे क्योंकि वो उन्होंने अपनी कंपनी में कुछ कुछ चेंजेस करे थे, एंड वो चाहते थे कि लोग और जाने Naukri.com के बारे में। जो भी नए बच्चे आए हैं, क्योंकि बहुत स्टार्टअप्स आ गए हैं, बहुत अलग अलग साइट्स आ गई है, तो लोग भूल ना जाए Naukri.com को। तो उन्होंने बहुत इन्फ्लुएंसर्स जो मेरी नीश के, उनके साथ ब्रांड कोलैबोरेशन करवाया था। तो जब हम किसी भी ब्रांड को अपनी वीडियो में प्रमोट करते हैं, उसके लिए क्रिएटर्स एक सर्टेन अमाउंट, अब वो सर्टेन अमाउंट अलग अलग चीजों पे डिपेंड करता है। आपकी ऑडियंस कैसी है, आप आपके फॉलोअर्स कितने हैं, आपकी ऑडियंस टीयर 1 सिटी से है, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर से है, या छोटे छोटे शहरों से है, ठीक है, आप आपकी आपका एंगेजमेंट रेट क्या है। तो ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होता है कि आपको कितने पैसे दिए जाएंगे उस इंटीग्रेशन के लिए। तो जब मेरा जो पहला कोलैब था वो एक सेकंड, मैं पानी पी लेती हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट ब्रेक। तो गाइस अभी तक जो यहाँ तक जो सेशन कंडक्ट हुआ है, यहाँ तक सबको सब कुछ समझ में आ रहा है? एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज? अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, जस्ट टाइप सेम पेज इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट हमें ये समझ में आए कि यार यहाँ तक सेशन समझ में आया है। अब आगे की भी जो भी चीजें हैं वो भी रसलीन आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है? तो कितने लोग यहाँ पर हैं जो इस सेशन के बाद फुली चार्ज अप हो जाएंगे कि यार अब मुझे क्रिएटर बनना है इंस्टाग्राम पे? हाउ मेनी पीपल आर देयर? टाइप मी इन द चैट सेक्शन जो क्रिएटर बन के ही निकलेगा अब, जिसको कंटेंट का स्ट्रेटेजी समझ में आ गया, जिसको ये समझ में आ गया कि मुझे कंटेंट किस नीश पे बनाना है और अब मुझे आगे क्या करना है, सब कुछ क्लियरिटी अगर जिसको मिल गई है, टाइप मी इन द चैट सेक्शन। वेरी गुड गाइस, बहुत सारे लोग टाइप टाइप कर रहे हैं। और इस सेशन के बाद सारे लोग रिव्यू शेयर करना मत भूलना, जैसे कि आप लोग हमेशा करते हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है? सो रसलीन इज बैक नाउ, शी कैन स्टार्ट। या सो यस, आई वाज एट कि मेरा जो पहला कोलैबोरेशन था वो Naukri.com के साथ था। तो Naukri.com ने मुझे ब्रीफ दी थी, एंड मेरे उस टाइम पे आई थिंक 30,000 फॉलोअर्स थे। तो जस्ट टू गिव यू गाइस कॉन्टेक्स्ट, आप अपना इंस्टाग्राम मोनेटाइज कर सकते हो 10,000 फॉलोअर्स के बाद। 10,000 फॉलोअर्स के बाद आपके पास ब्रांड्स आने लगते हैं। जो भी कंपनीज है, जो भी स्टार्टअप्स है, उन्हें अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रमोट करवानी है इस मार्केटिंग टूल के थ्रू, विच इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, वो आपको रीच आउट करेंगे डायरेक्टली। अब ऑब्वियसली इसमें बहुत एजेंसीज भी इन्वॉल्व होती है, बहुत एजेंसीज है, बहुत पार्टनर्स है जो इसमें काम करते हैं, वो आपके लिए ब्रांड्स लेके आते हैं। तो मेरे को डायरेक्टली Naukri.com ने रीच आउट किया था। उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी थी कि आपको ये फॉलो करना है एंड आपको ऑडियंस को बताना है ऑर्गेनिक वे में। एक दो तरह की कोलैबोरेशन होती है, एक बहुत ऑर्गेनिक कोलैबोरेशन होती है जिसमें ऑडियंस को पता भी नहीं लगता है
कि मैंने उस ब्रांड को इंटीग्रेट कर लिया और एक सेकेंड, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ बाद में। हाँ, तो ब्रांड को इंटीग्रेट कर लिया और पता ना लगे ऑर्गेनिकली। और एक होती है बिल्कुल ही पेड कोलैबोरेशन की ऑडियंस को पता भी लगना चाहिए कि पेड कोलैबोरेशन है एंड हाँ क्रिएटर्स प्रमोट कर रहे हैं। तो जो मेरी Naukri.com की कोलैबोरेशन थी वो बहुत ही ऑर्गेनिक कोलैबोरेशन थी, तो मुझे बहुत सटल वे में Naukri.com इंटीग्रेट करना था एंड आई वाज सक्सेसफुल डूइंग दैट एंड मेरी वो रील बहुत चल गई थी एंड आई रिमेम्बर वो रील आई वाज एट 30K बट उस रील को ऑलरेडी 100K व्यूज आ गए थे। तो Naukri.com के साथ मेरी लंबी पार्टनरशिप हो गई थी। तो अगर आप ब्रांड को एक अच्छा कन्वर्जन दे सकते हो, जब भी आप अपनी ऑडियंस, जो मैंने इस चीजों पे बहुत एम्फोसाइज किया था पहले कि सिर्फ फॉलोअर काउंट से कुछ नहीं होता है, ऑल्दो मेरे सिर्फ 30,000 फॉलोअर्स थे बट मेरी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग बनती जा रही थी क्योंकि मैं पैरेलली टेलीग्राम ग्रुप भी मैं चला रही थी, मैं व्हाट्सएप कम्युनिटी भी चला रही थी, मैं लाइव सेशंस भी करती थी, मैं सिर्फ रील्स पे ध्यान नहीं देती थी। तो एज अ क्रिएटर आपके पास ना वो वैसा माइंडसेट, होलिस्टिक माइंडसेट होना चाहिए कि आपको सिर्फ कंटेंट नहीं बनाना है, आपको इन सारे चीजों पे भी फोकस करना है। अगर आपको अपने कंटेंट को मोनेटाइज करना है, अगर आपको कंटेंट को बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखना है, ठीक है। एंड मैं हमेशा से कंटेंट को एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से ही देखती थी। अब बहुत लोग होंगे जो बहुत आर्टिस्टिक व्यूज के होंगे, उनकी आर्टिस्टिक अप्रोच होगी, बट मुझे लगता है अगर अपने आर्ट को आप मोनेटाइज नहीं कर सकते तो फिर क्या ही लॉजिक हुआ उसका, राइट। तो मुझे लगता है अगर आप अपने पैशन को मोनेटाइज कर सकते हो तो उससे बड़ा जॉय कुछ नहीं हो सकता है। मुझे वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता है एंड मुझे लगा कि अगर इससे मैं पैसे भी कमा सकती हूँ तो नथिंग बेटर, मेरे लाइवलीहुड के लिए ही अच्छा है, राइट ये। तो जब मैंने वो इंटीग्रेशन किया वो बहुत चल गया क्योंकि मैंने अपनी कम्युनिटी बनाई थी एंड उसके बाद फिर धीरे धीरे और ब्रांड्स और कोलैबोरेशंस आने लग गए थे। एंड जस्ट टू गिव यू गाइस सम आइडिया, जब आप शुरू करते हो तो आप बहुत क्रिएटर्स है जो पहले से ही शुरू करेंगे कि अरे नहीं हमें मोनेटाइज करना है, अरे हमें ब्रांड्स चाहिए, पहले 2 महीने में ही, पहले 2 महीने में ब्रांड्स नहीं आएंगे। तो नेवर बी इन अ हरी कि अरे यार सिर्फ कंटेंट ब्रांड्स के लिए ही बनाना है। कंटेंट आप अपनी ऑडियंस के लिए बनाओगे हमेशा। जब ऑडियंस आपकी कंटेंट लाइक करेगी उसके बाद धीरे धीरे यू विल सी दैट ब्रांड्स आर आल्सो रिकग्नाइजिंग योर पेज। ब्रांड के एक्सप्लोर पेज पे भी ब्रांड के एंड से बहुत डेडिकेटेड एम्प्लॉयज होते हैं जिनका काम ही यही होता है कि वो क्रिएटर्स को देखेंगे, जो भी नया अपकमिंग क्रिएटर है, पोटेंशियल क्रिएटर है, उसे वो टारगेट करेंगे एंड उसकी प्रोफाइल एनालाइज करेंगे फॉर 2-3 मंथ्स। उसके बाद ब्रांड के एंड से कोई रीच आउट करता है आपको, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप कंसिस्टेंटली कंटेंट डाल रहे हो, अपनी ऑडियंस के साथ एंगेज कर रहे हो, आपने एक अच्छी कम्युनिटी बनाई हुई है। क्योंकि कोई भी ब्रांड होएगा ना, वो कभी भी क्रिएटर को सिर्फ ऐसे पैसे नहीं दे देगा कि हाँ हम ऐसे ही इस क्रिएटर को 20,000, 30,000, 40,000 दे देते हैं। वो हमेशा पहले कंटेंट स्टडी करेगा आपके पेज का कि अच्छा आप कितने ऑडियंस से अपना एंगेज करते हो, आपका एंगेजमेंट रेट क्या है। जो उनके एम्प्लॉयज है वो आपका पेज अच्छे से देखेंगे, एनालाइज करेंगे, उसके बाद जाके डील होगी। तो बहुत जरूरी है ये कि आप जब कंटेंट बनाना शुरू कर रहे हो एकदम से ही मोनेटाइज भी मत कर दो कि अच्छा 5,000 फॉलोअर हो गया, कोई बार्टर कोलैबोरेशन आ रही है। कोलैबोरेशन भी 2 किस्म की होती है। एक होता है जब आप किसी से प्रोडक्ट ले रहे हो, सपोजली ये मैंने पानी की बोतल ले ली बिस्लरी से, अब मैं इसकी स्टोरी डाल दूंगी क्योंकि बिस्लरी ने मुझे ये पानी की बोतल दे दी। वेरस दूसरा कोलैबोरेशन होता है पेड कोलैबोरेशन। जब मैं बिस्लरी से पानी की बोतल ले रही हूँ तो बिस्लरी मुझे पैसे देगा प्रमोट करने के लिए मेरे पेज पे, उसको कहते हैं पेड कोलैबोरेशन। एंड यूजुअली क्रिएटर्स को पेड कोलैबोरेशन ही करना चाहिए क्योंकि बार्टर कोलैबोरेशन आप कब तक करते रहोगे इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, है ना। बार्टर तो यही होता है कि आप उनको कुछ दे रहे हो डिलीवरेबल, चलो मैं आपके लिए 2 रील अपलोड कर दूंगा, उसकी वजह आप मुझे बिस्लरी की बोतल दे दो, उसकी वजह आप मुझे कुछ हेडफोन्स दे दो। बहुत क्रिएटर्स है जो 5,000-6,000 फॉलोअर्स पे वो यही करते हैं, बट आई वुडंट सजेस्ट यू गाइस टू डू इट क्योंकि उससे ना आपकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। उससे लगता है ब्रांड्स को कि अच्छा ये क्रिएटर तो फ्री में ही सब कुछ कर लेता है। आप अपनी ऑडियंस बनाओ, 10,000 15,000 फॉलोअर्स के बाद आप मोनेटाइज करो कंटेंट को। जब आप उस टाइम पे मोनेटाइज करोगे ना, तब आपकी ऑडियंस भी थोड़ी समझदार हो जाएगी। ऑडियंस को ये नहीं लगना चाहिए कि आप हर चीज ब्रांड्स के लिए कर रहे हो, आप हर चीज सिर्फ पैसे बनाने के लिए कर रहे हो। उनके लिए आप ऑब्वियसली वैल्यू एडिशन कंटेंट बनाओ, बट एट द सेम टाइम 15-20,000 फॉलोअर्स के बाद अगर आपको लग रहा है कि अच्छे ब्रांड्स आ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है वो ब्रांड से मेरी ऑडियंस को भी फायदा होना चाहिए, सिर्फ अपने फायदे के लिए या पैसा कमाने के लिए मत करो ये। अगर आपको लग रहा है दोनों म्यूचुअली बेनिफिटेड होएंगे इस कोलैबोरेशन से, पेड पार्टनरशिप से, तो आप वो कोलैबोरेशन करो। एंड ऑलवेज मेक श्योर कि आप हमेशा पेड कोलैबोरेशन कर रहे हो, आप बार्टर कोलैबोरेशन नहीं कर रहे हो। क्योंकि लॉन्ग रन में जब आप आपके फॉलोअर्स बढ़ने लगेंगे और आपने बार्टर कोलैबोरेशन ही किया है
तो ब्रांड्स जब आपके 50,000 फॉलोअर्स भी हो जाएंगे तो भी वो आपसे डिमांड करेंगे कि आप सब कुछ फ्री में कर लो। तो उससे क्या होता है, क्योंकि आपने पहले पैसे उनसे लिए नहीं, तो उनको लगेगा कि अभी भी पैसे नहीं लेता होगा। क्योंकि मैंने बहुत क्रिएटर्स को देखा है, मेरे खुद के बहुत दोस्त हैं जो इनिशियली बार्टर कोलैबोरेशन करते थे, फिर बाद में जाके इवेंचुअली उन्हें बहुत डिफिकल्टी आई पेड कोलैबोरेशंस मिलने के लिए। तो मेक श्योर कि आप जब भी अपने कंटेंट को मोनेटाइज करोगे, आप हमेशा पेड कोलैबोरेशन करो, आप बार्टर कोलैबोरेशन नहीं करो। तो ये तो एक वन वे है टू मोनेटाइज इंस्टाग्राम, बट देर आर मल्टीपल वेज एज वेल। दूसरा ये तरीका है जो मैंने कम्युनिटीज बनाई है, टेलीग्राम कम्युनिटी एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी। जब ब्रांड मेरे पास आता है तो मैं उनको ये भी कहती हूँ कि मेरी एक डेडिकेटेड कम्युनिटी है टेलीग्राम पे एंड व्हाट्सएप पे। तो ब्रांड मुझे ये कहता है कि अच्छा तो ठीक है, आप रील तो बनाओ ही हमारे लिए, बट आप क्या वो सेम लिंक जो ब्रांड लिंक देगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या सर्विस का जो मैं चाहती हूँ मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूँ, क्या आप अपने उन 2 कम्युनिटी चैनल्स पे भी शेयर कर सकते हो? तो मैंने बोला हाँ मैं कर सकती हूँ, बट उसके लिए मैं एक्स्ट्रा चार्ज लूंगी। तो मैं बना तो सिर्फ एक रील रही हूँ, लेकिन जो मैंने इंस्टाग्राम चैनल के साथ अपने जो कम्युनिटी बनाई हुई है मैंने उससे भी मोनेटाइज कर लिया। तो ये आई थिंक एक बहुत स्मार्ट अप्रोच है, और जो भी बडिंग क्रिएटर्स है जो भी इस फील्ड में घुसना चाहते हैं उनके लिए आई थिंक एक लेसन बोलूंगी मैं कि आप सिर्फ ये मत सोचो कि आप रील बना के ही पैसा कमा सकते हो। आप इंस्टाग्राम के थ्रू अलग अलग चैनल्स पे अपनी ऑडियंस को रीडायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके इंस्टाग्राम पे सर्टेन नंबर ऑफ फॉलोअर्स हो गए तो आप अपनी ऑडियंस को बोलोगे कि मुझे वहां पे भी फॉलो कर लो, उस चैनल पे भी फॉलो कर लो, तो वो कर लेंगे, राइट? तो हमेशा मेक श्योर कि आप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट ना हो, आप अलग अलग चैनल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्रिएट करो कि आगे जाके आप उन चैनल्स को भी, इंस्टाग्राम के थ्रू ही गए हैं मेरी ऑडियंस, मैंने उससे पहले टेलीग्राम नहीं बनाया था, तो उन चैनल्स को भी आप मोनेटाइज कर सको। तो अब जब मैं रील प्रमोट करती हूँ किसी भी ब्रांड के लिए, तो उनके साथ मैं ये पार्टनरशिप भी करती हूँ कि मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे और अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी पे भी लिंक शेयर करूंगी, एंड जब मैं लिंक शेयर करूंगी तो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा चार्जेस देती हूँ। एंड ब्रांड्स के लिए और फायदा है क्योंकि वहां पे एक डेडिकेटेड कम्युनिटी है। रील्स तो कभी कभी मिस कर देती है ऑडियंस, अगर मेरे 100 के फॉलोअर्स, जरूरी नहीं है कि मेरी रील 100 के जनता को पहुंचेगी, लेकिन टेलीग्राम पे अगर मेरे 5,000 स्टूडेंट्स है तो वो रोज ग्रुप देखेंगे, अगर वो रोज ग्रुप देखेंगे तो वो क्लिक करेंगे लिंक पे, तो उनके लिए तो एक डेडिकेटेड कम्युनिटी हो गई 3-4 हजार बच्चों की जो लिंक्स पे क्लिक करेगा और उनको और कन्वर्जन देगा। तो बहुत जरूरी है कि आप इंस्टाग्राम के साथ अपनी ये 2-3 और कम्युनिटी बना के चलो, क्योंकि इसको भी आप बाद में जाके मोनेटाइज कर सकते हो। एंड ये बहुत क्रिएटर्स करने लग गए आजकल। इनफैक्ट सिर्फ इंस्टाग्राम पे वो लिमिटेड नहीं है, दे हैव मूव्ड ऑन टू मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि अब हर प्लेटफॉर्म को मोनेटाइज कर सकते हो। आप ब्रांड्स को एक पैकेज डील दे सकते हो कि अच्छा मैं आपके लिए इंस्टाग्राम रील डाल सकता हूँ, मैं आपके लिए लिंक्डइन पे पोस्ट डाल सकता हूँ, मैं अपने टेलीग्राम पे ग्रुप का लिंक शेयर कर सकता हूँ। तो ब्रांड्स को भी फायदा हो रहा है, ऑडियंस को भी फायदा हो रहा है, एंड आपको एज अ क्रिएटर भी फायदा हो रहा है। तो इट्स अ विन डील फॉर एवरीबडी। So this is how you monetize your Instagram, which is through brand collaboration and also having a good number of followers on other distribution channels जहाँ पे आपकी engagement rate, जहाँ पे आपका traction बहुत अच्छा है, एंड उससे आप अपने Instagram को monetize कर सकते हो। तीसरा एंड जो आखिरी वे है जिससे आप Instagram को monetize कर सकते हो वो है कोर्सेज बेच के। अब ये आपको सुनने में बहुत अजीब लगेगा कि कोर्सेज बेच के कैसे Instagram मोनेटाइज होएगा। तो जो कम्युनिटी आप इंस्टाग्राम के थ्रू बनाते हो, जितने भी इंफोटेनमेंट स्पेस नीश में, जो मेरी नीश में क्रिएटर्स है, वो एक पॉइंट के बाद 100-200K के बाद अपने कोर्सेज निकाल देते हैं, अपनी मास्टर क्लास निकाल देते हैं। जैसे उन्हें बता रहे हैं कि अच्छा इस पर्टिकुलर स्कूल या कॉलेज में कैसे जाना है, इस फील्ड में करियर कैसे बनाना है। तो कोर्सेज इज कैन बी अ ग्रेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑल द क्रिएटर्स, क्योंकि उन्होंने अपनी कम्युनिटी बनाई हुई है स्टूडेंट्स की, उनको सिर्फ प्रमोट करना है, उनको तो अपने बारे में ही प्रमोट करना है ना, वो पर्टिकुलर कोर्स प्रमोट करना है रील्स के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू। एंड जितने भी उनके बच्चे हैं जो इंटरेस्टेड है वो कोर्स लेने में, वो कोर्स लेंगे, एंड 3-3 महीने में आप वो कोर्सेज या वो मास्टर क्लासेस 1-1 घंटे का सेशन आप वीकेंड पे कर सकते हो। एंड यू कैन चार्ज अ मिनिमल नॉमिनल फीस फ्रॉम देम, 400 रुपए, 500 रुपए। एंड ऑब्वियसली सोचने में नंबर बहुत छोटा लग रहा होगा कि 400 रुपए, बट आप ये सोचो कि अगर आपके 100 के फॉलोअर्स हैं, अगर आपकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, तो वो बच्चे कितने ज्यादा होंगे जो आपके लिए 400 रुपए का कोर्स ले रहे होंगे, बहुत ज्यादा, राइट? तो बहुत क्रिएटर्स है जो कोर्सेज बेचते हैं,
बहुत बच्चे हैं जो 1000-2000 बच्चे ये 300-400 रुपए के कोर्सेज ले लेते हैं। अब आप खुद ही रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हो, अगर क्रिएटर साल में 3 बार ऐसे कोर्सेज या वर्कशॉप कर रहा है तो वो कितने पैसे एडिशनली, इन एडिशन टू ब्रांड मनी तो आता ही रहेगा। जैसे आपके फॉलोअर्स बढ़ते रहेंगे, आपके पास और क्रेडिबल ब्रांड्स आते रहेंगे, आप धीरे धीरे और अपने चैनल को ग्रो करोगे, री इन्वेंट करोगे। बट एट द सेम टाइम आपके लिए ये एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है थ्रू इंस्टाग्राम ओनली। तो जरूरी नहीं है जस्ट बिकॉज आप इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाते हो तो आप सिर्फ रील्स के थ्रू ही पैसा कमा सकते हो। आप मास्टर क्लासेस कर सकते हो, कोर्सेज लॉन्च कर सकते हो, टेलीग्राम व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी मोनेटाइज कर सकते हो। तो ये कुछ तरीके हैं जब जहां से आप अपने इंस्टाग्राम को मोनेटाइज कर सकते हो और अपने बाकी चैनल्स को भी। तो ये सारी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी दोस्तों मेरी, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। आई एम हैप्पी टू टेक ऑल द क्वेश्चंस, जो भी आपके हैं, जो भी डाउट्स है। रसलीन, आपको क्वेश्चंस तो दिख रहे हैं ना? चैट्स विजिबल है ना आपको? मैं वही देख रही हूँ, एक सेकेंड। हाँ, मुझे 2-3 डायरेक्ट मैसेज आए हैं। हाँ, मुझे विजिबल तो है। ठीक है। तो गाइज, आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग डायरेक्टली रसलीन से पूछ सकते हो इस सेशन के रिगार्डिंग। बेसिकली पर्टिकुलरली जो आपने इस सेशन में सीखा है, जो आपको इस सेशन से पर्टिकुलर कोई भी डाउट है तो वो आप टाइप कर सकते हो, जिसका आंसर रसलीन कर देंगे। ठीक है। हेलो, आई हैव अ डाउट, हिमांशु। सो हिमांशु, यू कैन सॉर्ट ऑफ आस्क मी। आप अनम्यूट कर दो अपने आप को। रसलीन, ये अनम्यूट नहीं होगा यहाँ पर, अनम्यूट नहीं अच्छा, हो पाएगी। ओके, तो क्वेश्चंस के आंसर आपको चैट से ही देख के करने। ठीक है, ओके ओके, कर लेती हूँ। मुझे मेरा नीश समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखो, नीश समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड आपकी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज क्या है। देखो, जब मैंने इंफोटेनमेंट, जैसे मैंने बताया, जब मैंने इंफोटेनमेंट कंटेंट बनाना शुरू किया था तो मुझे मेरी जर्नी शेयर करनी थी कि अच्छा मैं बाहर पढ़ाई कैसे करने जा रही हूँ, ये मेथड है, ये जर्नी थी मेरी। और मुझे पता था कि इसमें इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। तो आपको जो भी आता है आपकी फील्ड में, एंड वो जरूरी नहीं है कि आप इंफोटेनमेंट ही चुनो। क्या पता आपको कॉमेडी करना बहुत अच्छा लगता है, आपको लोगों को हंसाना बहुत अच्छा लगता है, आपको डांस करना बहुत अच्छा लगता है, आपको गाना बहुत अच्छा लगता है। कोई भी पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म अगर आपको अच्छा लगता है, उसके अराउंड कंटेंट बनाना शुरू कर सकते हो। जरूरी नहीं है क्योंकि मैं इंफोटेनमेंट क्रिएटर हूं तो मैं आपको बोल रही हूँ कि अच्छा मैं अपनी स्टडी अब्रॉड की जर्नी शेयर कर रही हूँ। बट आपका इंटरेस्ट एंड आपकी एक्सपर्टीज कुछ भी हो सकती है। क्या पता आपको गिटार बजाना अच्छा लगता है और आपको उसके उसकी वीडियो शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। मेरे बहुत दोस्त है जो सिंगर्स है जो वैसी रील्स बनाते हैं। तो वो नीश आपको ऐसे डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपका इंटरेस्ट क्या है एंड आपको क्या लगता है कि ऑडियंस को वो पसंद आएगा कि नहीं आएगा। तन्मय भट्ट जो बहुत बड़े यूट्यूबर है, उन्होंने ये चीज कही थी कि एक सक्सेसफुल जो कंटेंट क्रिएटर होता है ना, उसको ये बहुत जल्दी समझ आ जाता है कि वो जो ऑडियंस एंड कंटेंट के बीच में जो गैप है, वो क्रिएटर फिल करेगा। ठीक है। तो जब मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया था तो मुझे ये तो पता था कि ये जो स्टडी अब्रॉड के बारे में नॉलेज है, अवेयरनेस है, ये बहुत लिमिटेड है। तो ये गैप बहुत ज्यादा है और ये गैप फिल करने के लिए मैं एक फैसिलिटेटर हूँ। ठीक है। तो आपको भी एक ऐसा क्रिएटर बनना है कि जो भी ऑडियंस एंड कंटेंट के बीच में गैप है, उस गैप को फिल करना है। अब इतने सारे म्यूजिशियंस हैं लेकिन सारे म्यूजिशियंस वो गैप फिल नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको पहले ये स्टडी करनी है कि क्या कंटेंट चलेगा आपकी नीश में एंड फिर उसके अराउंड आपको कंटेंट बनाना शुरू करना है। बट ऑलवेज मेक श्योर जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपका पैशन है, उसी के अराउंड शुरू करना। ये मत देखना कि अच्छा ये क्रिएटर फाइनेंस में है तो मैं भी फाइनेंस की वीडियोस बनाना शुरू कर देता हूँ। नहीं, क्योंकि आपको फाइनेंस के बारे में पता ही नहीं है तो आप बना ही नहीं सकते फाइनेंस के बारे में। मैं बाकी क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ। हाउ टू चूज द बेस्ट वन टू स्टडी द कंटेंट। जैसे मैंने बताया कि आप कंटेंट तब स्टडी कर पाओगे जब आप सिमिलर कंटेंट देखना शुरू करोगे। जब आपने अपनी नीश डिसाइड कर ली, एंटरटेनमेंट सपोजली ले लेते हैं कि आपको कॉमेडी कंटेंट बनाना है, तो आप जितने भी कॉमेडियंस हैं इंस्टाग्राम पे, जितने भी एंटरटेनमेंट नीश के क्रिएटर्स हैं, उनका कंटेंट देखोगे या वो कैसा कंटेंट बना रहे हैं। अब वो जैसा कंटेंट बना रहे हैं उसमें से देखो क्या उनका कंटेंट, सारे कंटेंट चल रहे हैं कि कुछ चल रहे हैं। जो सारे उनके कंटेंट चल रहे हैं वो देखो कि क्या आप वो बना सकते हो या उसके अराउंड ही। जरूरी नहीं है वो सेम टेम्पलेट फॉलो करना है आपको, बट क्या उसके अराउंड आप बना सकते हो, कुछ वैसा ही कुछ फ्रेमवर्क फॉलो कर सकते हो कि नहीं, उस पर डिपेंड करेगा।
कंटेंट क्रिएशन के लिए कौन सा क्रिएटर देखना बेटर है यार? कंटेंट कौन सा क्रिएटर देखना बेटर है वो आपके नीश पे ही डिपेंड होएगा। अब जैसे मैं स्टडी अब्रॉड नीश की हूँ तो मैं स्टडी अब्रॉड क्रिएटर्स को देखती हूँ। मैंने जैसे बताया अगर आप एंटरटेनमेंट नीश के हो तो आप एंटरटेनमेंट क्रिएटर्स को देखो कि आपको वैसा कंटेंट बनाना है जहां से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। आपको हर चीज न्यू नहीं करनी है, आप इंस्पिरेशन हमेशा ड्रॉ ही करोगे क्योंकि आप पहले क्रिएटर नहीं हो और आप आखिरी क्रिएटर भी नहीं हो। आप तो इस रेस को ज्वाइन कर रहे हो राइट बीच में, तो आप पुराने लोगों से इंस्पिरेशन लो और नए लोगों को देखो कि वो कैसे ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं। यस ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है एक बच्चे ने, नेहा ने, कि अगर एक नीश उन्होंने चूज कर लिया बट अगर वो नीश नहीं चले तो कंटेंट आप चेंज कर सकते हो कि नहीं? यस एब्सोल्युटली कर सकते हो आप। जब मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया था तो मुझे लगा था मैं करियर डेवलपमेंट साइट, फाइनेंस साइट का कंटेंट भी बनाऊंगी, बट वो चला नहीं था। तो 3 महीने बाद मैंने अपनी कंटेंट की स्ट्रेटेजी चेंज कर ली थी। तो मुझे लगा था नहीं मेरा तो अब स्टडी अब्रॉड कंटेंट ही चल रहा है। तब मैंने आपको बोला कि मैंने स्टडी अब्रॉड कंटेंट ही बनाना फिर शुरू किया। तो ऑब्वियसली आपको ये 6 महीने का एक्सपेरिमेंट रन करना पड़ेगा। जैसे मैंने इनिशियली आपको बोला, जब आप कंटेंट बनाना शुरू करोगे तब आपको नहीं पता है कि आपको एक्चुअल में क्या बनाना है। ब्रॉड नीश चूज कर लो। जैसे ब्रॉड में इंफोटेनमेंट में सब कुछ आ जाता है, फाइनेंस भी आ जाता है, स्टडी अब्रॉड भी आ जाता है, करियर डेवलपमेंट भी आ जाता है, स्पिरिचुअलिटी भी आ जाती है, हर चीज आ जाती है। लेकिन अब उसमें से आप सब नीश क्या चुनोगे अपनी, वो एक्सपेरिमेंट के बाद ही पता लगेगा। तो आप अपनी नीश चेंज कर सकते हो। व्यूज नहीं आ रहे हैं तो क्या करें? ठीक है, तो देखो व्यूज के लिए 2-3 चीजें हैं। एक तो या तो आप देखो कि आप जो कंटेंट बना रहे हो क्या वो इंस्टाग्राम सच में अभी पुश कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो आप देखोगे अपने जो फेलो क्रिएटर्स है जो सेम कंटेंट बना रहे हैं उनके पेजेस जाके देखो जिनके ज्यादा फॉलोअर्स है, कि अच्छा इस नीश में कितने व्यूज अभी आ रहे हैं, कितनी एंगेजमेंट है, कितनी एंगेजमेंट नहीं है। जब आप वो देखोगे उसके बाद आपको पता लगेगा कि अच्छा ये कंटेंट चल रहा है और ये नहीं चल रहा है। अगर आप जो अभी सर्टेन चीजें बना रहे हो उसमें व्यूज नहीं आ रहे हैं तो आप चेंज करो, आप अपना फॉर्मेट, अपना टेम्पलेट चेंज करो, आप फ्रेमवर्क चेंज करो कि अच्छा अगर ये वीडियोस नहीं चल रही है तो 2-3 और अलग वीडियोस ट्राई करो। एक्सपेरिमेंट करो 1-2 हफ्ते के लिए और देखो कि कौन सी वीडियो चल रही है और कौन सी वीडियोस नहीं चल रही है। तो वो स्टडी आपको अपनी नीश के अराउंड करनी पड़ेगी अपने फेलो क्रिएटर्स को देख के। हैशटैग का बेनिफिट, देखो हैशटैग का बेनिफिट पहले था बट अब इतना नहीं है क्योंकि अब इंस्टाग्राम जनरली ही रील्स को पुश कर रहा है। पहले होता था हैशटैग का बेनिफिट, बट अगर आप अभी कंटेंट बनाना शुरू कर रहे हो, जस्ट आपके अगर 1000-2000 या उससे कम फॉलोअर्स है, तो डेफिनेटली हैशटैग को यूज करो। क्योंकि अगर आप हैशटैग को यूज करोगे तो जो भी इंसान इंस्टाग्राम पे हैशटैग यूज करके सर्च कर रहा है उनको आपकी रील्स दिखेगी, आप डिस्कवर, वो आपको डिस्कवर कर पाएंगे एंड आप उनके पेज पे आओगे एंड वो आपको फॉलो करेंगे, वो आपका कंटेंट शेयर करेंगे। तो अगर आप कंटेंट बनाना शुरू कर रहे हो अभी तो यस हैशटैग का यूज करो। और बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं पढ़ रही हूँ। ट्रेंडिंग कंटेंट में रील्स बनाने की वायरल नहीं हो रहा है मैम, इसका सोल्यूशन देखो। जैसे मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया कि हर ट्रेंडिंग रील नहीं चलेगी, लेकिन कुछ कुछ चलती है। तो सारे ट्रेंड्स फॉलो करने का कोई पॉइंट भी नहीं है। अभी देखोगे इंस्टाग्राम पे हर तीसरे दिन नया ट्रेंड आ जाता है। और इंस्टाग्राम ना, अगर आप इंस्टाग्राम का एक बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम, एक उनकी वेबसाइट है, अगर आप उनसे कोर्स करोगे, इंस्टाग्राम का ये डेडिकेटेड कोर्स है तो आप लोग ले सकते हो। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको बस अपने इंस्टाग्राम के थ्रू रजिस्टर करना है एंड इंस्टाग्राम वो कोर्स करवाता है फॉर ऑल द बडिंग कंटेंट क्रिएटर्स। तो उनके लिए ना फिर उनको मेल आती है जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो मेल आती है कि ये ट्रेंडिंग ऑडियोज है हर हफ्ते, आप इसे यूज करो। तो आप जब भी वो टेम्पलेट अगर आप फॉलो करोगे तो जरूरी नहीं है कि आपकी हर वक्त रील्स ट्रेंडिंग पे जाए। तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा कि आप ट्रेंडिंग रील्स भी बनाओ बट एट द सेम टाइम आप वो कंटेंट भी बनाओ जो आपको लगता है हैज द पोटेंशियल टू गेट मोर व्यूज, टू गेट मोर एंगेजमेंट। इंस्टाग्राम का कोर्स आप लोग सर्च कर सकते हो, मैं एक बार इसमें डाल देती हूँ चैट में।
बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम, ये इंस्टाग्राम का कोर्स है जो इंस्टाग्राम ने खुद क्रिएटर्स के लिए लॉन्च किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सबको करना चाहिए बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम का कोर्स। क्यों, एक तो ये फ्री है और बहुत छोटा सा कोर्स है जिसमें इंस्टाग्राम कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ टिप्स शेयर करते हैं फॉर ऑल द बडिंग कंटेंट क्रिएटर्स। ये कोर्स मैंने भी किया था जब मैंने कंटेंट क्रिएशन करना शुरू किया था, एंड इट रियली हेल्प मी अलॉट। तो आप लोग भी इसे ट्राई करो। एंड बहुत छोटा सा कोर्स है, एक दिन में खत्म हो जाएगा। वो आपको कुछ असाइनमेंट भी देते हैं, उसके बाद आप जाके ये कोर्स करके आप फिर कंटेंट क्रिएशन शुरू कर सकते हो। नहीं, यूट्यूब पे नहीं है ये कोर्स। आप वेबसाइट, अगर आप ये डालोगे वॉन ऑन इंस्टाग्राम गूगल पे, तो ऑटोमेटिकली उनकी वेबसाइट आ जाएगी एंड उस पे आप लॉग इन करके आप फिर वो कोर्स कर सकते हो। बहुत क्रिस्प, बहुत कंसाइज, बट बहुत अच्छा कोर्स है। एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसा कंटेंट बनाना चाहिए, क्या क्या एज अ क्रिएटर आपको करना चाहिए टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम। ऑब्वियसली जो टिप्स मैंने शेयर करी है वो बहुत कुछ उस कोर्स से ली हुई है, बट बहुत कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद भी जो मैंने चीजें शेयर करी है, अगर आप दोनों चीजें फॉलो करोगे तो आई एम श्योर कि यू विल ग्रो एज अ कंटेंट क्रिएटर ऑन इंस्टाग्राम एंड आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा टू हिट 100K। किसी ने लिखा है ये भी प्रमोशन है क्या? नहीं यार, इंस्टाग्राम से प्रमोशन तो नहीं है, बट गुड वन। एंड जब आप क्रिएटर बन रहे हो, एक और एडिशनल टिप, जब आप क्रिएटर बन रहे हो तो मेक श्योर आप अपने अकाउंट को कंटेंट क्रिएटर या प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि सिर्फ नॉर्मल पब्लिक अकाउंट है तो उससे भी कोई फायदा नहीं होगा, इंस्टाग्राम पुश नहीं करेगा। तो मेक श्योर आप इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएटर एंड प्रोफेशनल अकाउंट को क्लिक करो एंड उसमें अपना अकाउंट कन्वर्ट कर लो। ठीक है, आई थिंक सारे मेजरली क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिए। और कुछ अगर आ रहे हैं तो मैं देख रही हूँ, एक सेकेंड। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, एड्स लगाना सही है क्या? नहीं, नहीं, आई वुडंट सजेस्ट कि जब आप ऑर्गेनिक कंटेंट बनाना शुरू कर रहे हो इंस्टाग्राम पे तो बिल्कुल भी एड्स मत रन करो। ऑब्वियसली आपका इंस्टाग्राम कैन बी लिंक्ड विद फेसबुक, उसे आप लिंक करो कि वो सेम रील आपके फेसबुक पेज पे भी जाए, बट एड्स इनिशियली मत चलाओ, क्योंकि अगर आप एड्स चलाओगे तो आपका कंटेंट इतनी ऑर्गेनिकली एंड तेजी से नहीं पिक करेगा जितना इंस्टाग्राम पुश कर सकता है। अगर आप एड्स चला के रील्स के व्यूज बढ़ाओगे तो आपकी ना तो आपकी कम्युनिटी बनेगी, जो मैंने पहले फोकस किया, एंड आगे जाके जब ब्रांड कोलैबोरेशन आपको करनी होगी तो बहुत डिफिकल्टी आएगी उसमें। हो गया आई थिंक ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो रसलीन आई गेस कि हमने मेजरली क्वेश्चन कर लिए हैं। फिर भी अगर एक दो क्वेश्चन अगर आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप पिक कर सकते हो, अदरवाइज वी कैन रैप आउट दिस सेशन। श्योर श्योर। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, मैं इसको आंसर कर देती हूँ। फेक फॉलोअर्स के डीमेरिट क्या है? बहुत सारे ये कम करते हैं सब। हाँ, मैं बता देती हूँ। तो यार देखो, जैसे मैंने पहले सेशन जब शुरू किया था मैंने एम्फोसाइज किया था कि कम्युनिटी होना बहुत जरूरी है। जब मैंने मोनेटाइजेशन की बात करी थी तो मैंने ये भी बताया था कि मैंने टेलीग्राम पे एंड व्हाट्सएप पे अपनी कैसी कम्युनिटी चलाई हुई है। तो जब आप फेक फॉलोअर्स लेके आते हो, जिसे बॉट फॉलोअर्स कहते हैं, तो आप, नंबर तो बढ़ गया आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स का, लेकिन आपकी कम्युनिटी नहीं बढ़ी। एंड जब आपकी कम्युनिटी नहीं बढ़ी है तो आप उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। जब भी आपको कुछ ब्रांड बेचना है, जब भी कोई ब्रांड कोलैबोरेशन आप कर रहे हो, तो वो कभी भी कन्वर्ट नहीं होंगे। तो इसीलिए आपको टाइम लगेगा शायद ग्रो करने में, बट अगर आप फेक फॉलोअर्स लाके सिर्फ दिखाना चाहते हो कि आपके 100K हो गया, 200K हो गया, तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर आप इंस्टाग्राम को मोनेटाइज नहीं कर पाओगे। ऑल राइट गाइज, आई गेस कि हमने बहुत सारे क्यूएनए भी कर लिए हैं और हमने काफी अच्छे से सीखा भी है। तो इस सेशन की जो भी रिकॉर्डिंग्स हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगी। रसलीन, आप मेरे साथ पीडीएफ शेयर कर देना। तो जो भी श्योर। पीडीएफ रहेगी ना इस सेशन की वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो अब अगर, ये तो खैर स्ट्रेट प्रमोशन है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया लीड्स गुरु का, तो वो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। ठीक है, तो आई गेस हमने बहुत सारी चीजें सीखी। कंटेंट क्रिएशन कैसे करना है, किस तरह से हमें अपने कंटेंट को फॉर्म करना है, किस तरह से नीश फाइंड आउट करनी है,
ठीक है, शॉर्ट कंटेंट क्या होता है, लॉन्ग कंटेंट क्या होता है, हमने काफी सारी चीजें सीखी हैं प्रिसाइज मैनर में। ठीक है, तो क्या करना है गाइस कि जो भी हमने सीखा है ना, इसका अगर आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हो, पिछले 3-4 सेशन से हम इंस्टाग्राम के बारे में ही बेसिकली सीख रहे हैं। ठीक है, पूरा ये महीना हमारा इंस्टाग्राम के ऊपर ही गया है, तो इन चीजों को आप ठीक है इम्प्लीमेंटेशन करना है इन चीजों का। अगर जैसे जैसे आप इम्प्लीमेंट करोगे वैसे वैसे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और इस सेशन का जो भी है, आप लोग एक बार रिव्यू शेयर कर देना इंस्टाग्राम पे। आप रसलीन को टैग कर सकते हो। रसलीन, आप अपना इंस्टाग्राम यहाँ पे मेंशन कर दो चैट बॉक्स पे, तो जितने भी लोग श्योर। अगर फॉलो नहीं करते हैं तो आप फॉलो कर लो रसलीन को, बहुत अच्छा कंटेंट है। और कोई अगर रसलीन के जैसा कंटेंट बनाना चाहते हैं तो बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे कि अभी मैम ने बताया कि आप जिसके तरह कंटेंट बनाना चाहते हो ना, उसका कंटेंट आप कंज्यूम करना स्टार्ट करो। तो जितना आप कंज्यूम करोगे उतने आइडियाज आपके पास आएंगे। तो यहाँ पे रसलीन का इंस्टाग्राम है @रसलीन_ग्रोवर, तो आप जाके वहां पे फॉलो कर लेना। और जो भी है आप अच्छा सा एक रिव्यू शेयर करना, जो भी हमें बेस्ट लगेंगे वो हम अपनी स्टोरीज पे शेयर करेंगे। तो ऑल द बेस्ट गाइज, बहुत मजा आया। थैंक यू रसलीन फॉर द सेशन, थैंक थैंक यू यू सो गाइज। मच। और आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, और कहीं नहीं मिलेगी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, चलो, हैव अ थैंक नाइस यू, वीक, बाय। बाय बाय, थैंक यू।